के चैप्टर नंबर 1 जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, उसमें हमने सिर्फ प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में या इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, but animals get their food from the plants because food are necessary for energy, growth and well function of our body. अब जो भी हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं वो जो है प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं उन्हीं से हम लोग फूड ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। हमें एक अपना होस्ट चाहिए, उस होस्ट से हम खाना लेते हैं और इसके लिए हमारा प्लांट्स जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं से हमें फूड मिलता है जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है और एनर्जी, ग्रोथ एंड हमारे बॉडी का वेल फंक्शन होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन। इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है और हमें ये भी इसमें जानना होगा कि हम फूड जो इंटेक करते हैं वो पचता कैसे है, डाइजेस्ट कैसे होता है, डाइजेशन के पार्ट्स कितने होते हैं, कौन से पार्ट, कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट के भी क्या पार्ट होते हैं, उनके कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम बढ़ते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट इन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इट्स कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। अब इसे हमें तोड़ना होता है सिंपलर सब्सटेंस में। आप देख सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस को, यहाँ जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिर्फ एक है, उसको हमने सिंपलर सब्सटेंस में 3 में कन्वर्ट कर दिया, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं जिसको हमारे बॉडी के हिसाब से बनाया जाता है। अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड लेने के बहुत सारे वेज होते हैं। जैसे ह्यूमन्स जो होते हैं वो स्नेक की तरह नहीं लेते हैं खाना, वैसे ही बीज भी जो होते हैं वो इंसान की तरह थोड़ी खाना लेंगे या वो सांप की तरह थोड़ी खाना लेंगे। आपने देखा होगा मॉस्किटो आपका खून चूसते हैं या वो वाटर पीते हैं, नहीं तो वो पॉलन पीते हैं, तो ये तीनों से वो जिंदा रहते हैं। तो क्या वो इंसान की तरह खाते हैं? नहीं, वो आपका खून चूसते हैं। इसीलिए ये बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें हम डाइजेशन करते हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो वेरियस मोड्स हैं जिसमें सारे एनिमल्स अपना फूड इंटेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स का अलग रहता है, एंड्स आपने देखा होगा बाइट करते हैं, स्नेल स्क्रैप करते हैं, वैसे ही। अब हम देख लेते हैं इस टेबल को। नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल यहाँ दिया गया है स्नेल। स्नेल जो है खाता क्या है? एल्गी, और किस तरीके से उसको स्क्रैप करके खाता है। अब हम देख लेते हैं एंट। आपके यहाँ कहीं भी चीनी गिर जाए तो कौन सबसे पहले आता है उसको खाने के लिए? वो है एंट। एंट जो होते हैं वो डेड एनिमल प्लांट प्रोडक्ट जैसे शुगर केन, शुगर, ये सब वो खाते हैं। और ये कैसे खाते हैं? वो बाइट करके। आपको भी वो कभी कभी बाइट कर लेते होंगे, इसी से हमें पता चलता है कि वो बाइट करके खाते हैं। अब देख लेते हैं हम ईगल। ईगल बाज तो हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा पंछी होता है, वो जो है क्या खाता है? फ्लैश खाता है। अब फ्लैश जो होता है वो उसको खाने के लिए उसको हमें पहले टीयर करना होता है। अगर आप में से कोई भी नॉन वेजिटेरियन है तो उसको पता होगा कि फ्लैश को हमें टीयर करना होता है। वैसे ही ईगल जो है फ्लैश को हमेशा टीयर करके खाता है। अब आ जाते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है नेक्टर लेते हैं और नेक्टर को क्या करना होता है? जैसे बीज करती हैं उसको हमें सक करना होता है, वैसे लाइस भी ब्लड को हमारे सक करता है। मॉस्किटो तो आप जानते ही हैं कि ब्लड को हमारे सक करता है। और बटरफ्लाई जो होती है वो नेक्टर को सिम्फोनिक प्रोसेस से लेती है। वही हाउस फ्लाई भी सकिंग करती है।
अब हम देख लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि आपको क्लास 12 तक पढ़ना होगा और उसके आगे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हम ह्यूमंस है, इसलिए हमें अपने डाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। इनडाइजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सब आपको इस वीडियो में जानना होगा। अब हम देख लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। डाइजेशन जो होता है फूड का, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें हमारी ग्रोथ होती है, उससे हमें एनर्जी मिलता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं। और ये आप कोई भी खाना खाते हैं तो वो क्या आप पीछे से खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसको अपने मुंह से खाते हैं। और आपके मुंह को बोलते हैं बकल कैविटी, यहाँ से स्टार्ट होता है। और पीछे से जहाँ आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो स्टूल रहता है वो जहाँ से निकलता है उसको एनस कहते हैं। तो ये पूरी जर्नी हम सिर्फ इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है पार्ट बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होता है आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। बकल कैविटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ये टीथ के पास में। ये बकल कैविटी से हम इसे च्यू करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्लेवरी ग्लैंड्स रहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्लेवरी ग्लैंड्स। और स्लेवरी ग्लैंड्स में दो मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, जिसका नाम है पाइवोटल ग्लैंड एंड सबलिंगुलर ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सलाइवा का काम क्या होता है? अब देखिए, सलाइवा का जो काम होता है फूड को सॉफ्ट करना होता है, ताकि आपके स्टोमक पे ज़्यादा लोड ना हो, आपके स्टोमक को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। इसीलिए मेन बहुत सारा वर्क सलाइवरी ग्लैंड्स को दिया जाता है, ताकि वो सलाइवा बनाए जिससे हमारी डाइजेशन इजी हो। अब उसके बाद आता है इसोफेगस। लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको डायरेक्ट इसोफेगस दिया गया है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे फेरनेक्स यानी आपका साउंड बॉक्स, लैरिंक्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो है आपको जो अलग करता है, यानी आपका यहाँ पे नोज से जो लेते हैं और माउथ से जो लेते हैं वो बीच में मिल जाता है। अब उसको लंग से अलग कौन करता है? तो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो जो है दोनों को अलग कर देता है। और जब एपिग्लोटिस से कोई भी फूड पास होकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी इसोफेगस में चला जाता है, तो वहाँ का स्टार्टिंग पार्ट को हम गुलेट बोलते हैं। और अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी एयर जाती है या कुछ भी जाता है, तो उसे हम स्टार्टिंग पार्ट को ग्लोटिस बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें फूड ट्रैक्ट में जाना है, तो हम फूड ट्रैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें आपको उसके गुलेट के बाद अपर इसोफेगल स्पिंचर मिलेगा, जो कि कोई भी फूड जो नीचे की ओर जा रहा है उसको एक भाल रहता है जो कि नीचे की ओर तो जाने देता है, लेकिन ऊपर की ओर नहीं आने देता। और उसके बाद फिर बीच में एलिमेंट्री कैनल रहता है इसोफेगस का, जिससे कि फूड पास होता है। और उसमें एक प्रोसेस होते हैं जिसका नाम है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपैंड होते हैं, ताकि हमारा फूड जो है वो एकदम स्मूथली अंदर चला जाए। इसमें जो है हमारे अगर हम उल्टे भी लटक जाए तो भी हमारा फूड नीचे की ओर यानी पेट की ओर जाएगा, ना कि ऊपर की ओर आएगा। ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, मान लीजिए स्पेस, वहाँ पे ये प्रोसेस हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट, यानी स्टमक। लेकिन रुकिए, स्टमक से पहले भी एक लोअर इसोफेगल स्पिंचर होता है, ताकि ये स्टमक में अभी हम आपको बताएंगे कि कितने खतरनाक गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं जो कि हमें डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लोअर इसोफेगल स्पिंचर भी रहता है। वो जो है नीचे में जो भी स्टमक के अंदर में एसिड्स रहते हैं उसको ऊपर जाने से रोकता है। अब हम देख लेते हैं कि स्टमक के अंदर क्या होता है। स्टमक को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले आता है कार्डियक,
जो कि लोअर इसोफेगल स्पिंचर के पास में रहता है, इसोफेगस के पास। उसके बाद इस पार्ट को जो ऊपर में है इसे हम फंडस बोलते हैं, और ये बीच के जो पार्ट है उसे हम बारी बोलते हैं, BOD बाई बॉडी, और नीचे वाला जो है उसको हम पायरोलिक्स बोलते हैं। फंडस का मेन काम रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिराना, और इसमें मेनली 4 या 5 सेल्स होते हैं। कहीं कहीं पे आपको 4 मिलेगा, कहीं पे 5। मेन सेल्स जो है इसमें है जी सेल्स, चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स एक्सेट्रा। ये सब जो है मेन सेल्स हैं। पेराइटल सेल्स जैसे ले लेते हैं, उससे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी है। और इसमें अदर चीज़ें भी रहती है जैसे गैस्ट्रीन। 95% यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, और इसका pH वैल्यू 1.2 तक चला जाता है। और आप ये जानते होंगे कि 1.2 एक वेरी एसिडिक, 1.2 इज वेरी एसिडिक। ये जो 1.2 बहुत एसिडिक रहता है, और इससे बचने के लिए हमारे सेल्स को बचाने के लिए इससे जो एसिड होते हैं वो तो बहुत क्रोसिव रहते हैं, इसीलिए एक म्यूकस होता है जो कि जी सेल्स के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। वो म्यूकस जो है जितने भी एसिड रहते हैं उसको सेल्स से टकराने से बचाता है। जैसा कि आपने हमारी केमिस्ट्री की वीडियो में पढ़ा होगा कि प्रोसेस रहता है गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, तो उसमें एक दीवार खड़ी हो जाती है जिसके कारण कि रस्टिंग नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे सेम वो एसिड को वो जुड़ने ही नहीं देता है, और म्यूकस जो है वो भी बार बार बनते रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। अब हम इसके बाद बढ़ रहे हैं आगे की ओर। आगे आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए यहाँ पे जो एक लंबी सी लाइन आपको ब्लैक रंग की दिख रही है, और साथ ही साथ ये जो व्हाइट रंग की लाइन है, फिर ये ब्लैक रंग की यहाँ तक, ये जो है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट रहता है। जैसे इसोफेगस जो रहता है पाइप, वो मेनली 25 सेंटीमीटर लंबा रहता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली 7.5 मीटर्स लंबा रहता है। जी हाँ, 7.5 मीटर्स। इतना कॉम्पैक्ट रहता है हमारा स्टमक, जिसमें अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके 5 पार्ट्स रहते हैं, और उनका नाम भी मैं आपको ये पूरा बताने के बाद बताऊंगा, क्योंकि अगर आप ये पूरा वीडियो देख के समझ जाएंगे कि कैसे हमारे पेट में इमल्सिफिकेशन होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब हम अपने टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है काला काला, लगभग यहाँ तक, ये जो पार्ट होता है डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिओडेनम। डिओडेनम में क्या होता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ इमल्सिफिकेशन होता क्या है। तो अगर मान लीजिए आप कोई खाना खा रहे हैं, आपके पास रोटी और सब्जी है। अब आप पूरी रोटी को एक साथ मुंह में नहीं ना डाल लेंगे, उसको आप छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपके वो मुंह में फिट हो सके। अगर आपके मुंह में वो फिट होगा ही नहीं तो आप उसको अंदर कैसे लेंगे। वही होता है यहाँ पे। इसके बाद का जो पार्ट रहता है जीजेनम, उसमें हम ये समझेंगे कि जरूरी क्यों है। अब हम देख लेते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो है वो डिओडेनम में होता है, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। अब हम नीचे बढ़ते हैं और हमें मिलता है जीजेनम। जीजेनम में बहुत बड़ा पार्ट है जो कि डिओडेनम से तो बहुत बड़ा है, और लास्ट पार्ट इलियम से भी बहुत बड़ा है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर होता क्या है। इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, इनटेक करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने सुबह में कोई ऑयली सब्सटेंस खाया, यानी आपने मान लीजिए पराठे खाए, पराठे में ऑयल मेनली होता ही है, तो उससे जो आपको ऑयल मिला वो एक फैट है। अब वो फैट इमल्सिफाइड होके एब्जॉर्ब कहाँ होगा, उससे आपको मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, तो कार्बोहाइड्रेट्स वो एब्जॉर्ब कहाँ होंगे,
ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जीजेनम नाम का एक पार्ट होता है, जिसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, अब जितना ज़्यादा उसका वो अंदर से बड़ा होगा उतना ज़्यादा ही उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, ये तो कॉमन सी बात है। अब उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए छोटे से ही हमारा पेट एक फिक्स्ड रहता है, उसका साइज फिक्स्ड है, तो उतने छोटे से एरिया में बढ़ाने के लिए हमारे पास एक पार्ट रहता है जिसका नाम होता है, और उस पार्ट जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, उसे हम विलाई कहते हैं। विलाई आपके फिंगर आपने देखा होगा, आप सबके पास फिंगर होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो कि मेनली 1 मिलीमीटर के साइज के होते हैं। वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जीजेनम का सरफेस एरिया वो बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम उसके अंदर की ओर बढ़ते हैं, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब हम बढ़ते हैं जीजेनम की ओर। जीजेनम एक ऐसा पार्ट है जहां हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हमारे पेट में उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसके लिए, और हमारा पेट जो है बहुत छोटा होता है साइज में, इसीलिए हमें विलाई की ज़रूरत होती है। विलाई वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के काम में आते हैं और वो सरफेस एरिया उसका बढ़ाते हैं। अब विलाई के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि विलाई जो है वो उसका काम जो है कौन कौन से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना होता है। तो वो जो है सारे जितनी भी चीज़ें होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसके पास फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने के अलग पार्ट होते हैं, और एमिनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सब को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग होता है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो माइक्रोविलाई रहते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनके बाहरी लेयर को हम इपिथेलियम बोलते हैं। इपिथेलियम जो है लगभग 1 सेल जितना थिक होता है, और यहाँ से जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, सब अंदर की ओर जाते हैं। अब इसके अंदर में जो एक मेन चीज़ आती है जिसका नाम है लैक्टिकल। ये एकदम लंबी सी लाइन या गधे जैसी होती है जो कि फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल को एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरे होते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज होते क्या हैं? तो देखिए, ब्लड कैपिलरीज वो पार्ट हैं जिनसे कि हमारे बॉडी में एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा ये सब जो है एब्जॉर्ब होते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये दोनों जो है ब्लड वेसल्स में होते हैं, जिनके बीचों बीच को हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। यही से सब कुछ एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी में फैलता है। हमारे बॉडी में यही से सारा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। अब हम देख लेते हैं उसके आगे का पार्ट, इलियम। इलियम का कोई काम नहीं है मेनली, इसको ये जो है थोड़ा अलग देखने में रहता है, इसी के कारण इसको चेंज कर दिया गया है, यानी इसका नाम अलग कर दिया गया है। ये मेनली जो है कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्वाइन करने के काम में आता है। इसके बारे में मेन चीज़ आप बाद में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको कोलन भी बोला जाता है। अभी देखिए, इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं मेरे पॉइंटर से, ये जो ऊपर और नीचे की ओर में जो जगह है, इसे हम असेंडिंग कॉलन बोलते हैं। ये जो है ट्रांसवर्स कॉलन होता है और ये डिसेंडिंग कॉलन होता है। ये देखिए डिसेंडिंग कॉलन है। अब ये 3 कॉलन रहते हैं, और इसमें यहाँ नीचे में एक आप धागा जैसा कुछ लटकते हुए देख रहे हैं। ये कोई कंप्यूटर मिस्टेक प्रिंट नहीं है, ये असली में होता है। ये इसका नाम होता है अपेंडिक्स। अब कॉलन का काम क्या रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है उसका काम होता है सब कुछ एब्जॉर्ब करना, और वो 90% एब्जॉर्प्शन कर भी देता है, लेकिन जब बाकी 10% बचता है, जो उसमें वाटर एंड मिनरल्स बचते हैं, वो
लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। अब हमने ये बात कर लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एमिनो एसिड, प्रोटीन, ग्लाइसरॉल, ये फैटी एसिड्स, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन वाटर कहाँ चला गया, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ गए? तो वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं कोलन में एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि मेनली हमारे डाइट में कम होने चाहिए। ये कोलन में जो है जाते हैं, बहुत टाइम के लिए लगभग रहते हैं। कोलन जो है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं कारण ये लार्ज होता है साइज में, हो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन ये साइज में अपने शेप में बहुत लार्ज होता है। अब इसको हम असेंडिंग कोलन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर की ओर में, असेंडिंग की ओर में जाता है। ट्रांसवर्स कोलन जो है साइड की ओर में जाता है, इसलिए हम इसे ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। और डिसेंडिंग कोलन उसका जस्ट अपोजिट है, आप देख सकते हैं वो नीचे की ओर में जाता है। यहाँ पे हमारा मेन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। अब प्रोसेस आता है इजेशन का। इजेशन जो होता है उसमें बाहर निकाला जाता है, जिसमें रेक्टम में जितना भी स्टोर होता है, हमारा जितना भी स्टूल जो बचता है, ड्राई स्टूल, वेट स्टूल जो भी हो, वो सब स्टोर होता है। और सुबह हम या कभी भी जब भी हम जाते हैं तो एनस से उसको बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं जो कि अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दे देते हैं डाइजेशन के पार्ट्स के बारे में। अब देखिए, बकल कैविटी से लेके इसोफेगस तक जो अंदर आने की प्रोसेस रहते हैं फूड के, उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है जो स्टमक में वो फूड को डाइजेस्ट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद डिओडेनम से जो इमल्सिफिकेशन होते हैं फैट्स के, और उसके नीचे में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो आता है कोलन, उसे हम एब्जॉर्प्शन नहीं एसिमिलेशन प्रोसेस से जानते हैं। और लास्ट में इजेशन यानी उसको बाहर निकालना। लेकिन ये सब प्रोसेस के लिए, ये सब को बनाने के लिए जैसे ऊपर में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वैसे ही नीचे वाले कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैनिक्रियाज के बारे में। पैनिक्रियाज जो होते हैं वो पैनिक्रियाटिक जूस बनाते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको इस क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं लिवर के बारे में। लिवर जो है रेडिश ब्राउन ऑर्गन रहता है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक लौटा ऑर्गन है जो कि माइटोसिस कर सकता है हमारे बॉडी में। हमारे मैच्योरिटी और डेवलपमेंट के बाद ये एक लौटा ऑर्गन है जो कि माइटोसिस कर सकता है। इसका 65% भी हम काट दें तो ओरिजिनल साइज में अपने ग्रो हो जाएगा। यही इसकी बहुत बड़ी खासियत है। अब हम देख लेते हैं गाल ब्लैडर के बारे में। गाल ब्लैडर क्या होता है? ये जो आपको थैला दिख रहा है, ये असली में एक थैले जैसा ही काम करता है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए। इसमें जो है जितना भी हमारा लिवर से जो है बाइल जूस बनता है, बाइल जूस हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस जो होता है मेनली कड़वा टेस्ट में होता है। अब हम देख लेते हैं कि गाल ब्लैडर में जो है बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। ये एक थैला होता है जहाँ पे बाइल जूस स्टोर किया जाता है और इसमें गाल ब्लैडर स्टोन होने के भी चांसेस हैं। अब आप ये जान लीजिए कि गाल ब्लैडर स्टोन क्या होता है। गाल ब्लैडर स्टोन वैसा स्टोन रहता है जो कि बाइल जूस जब वहाँ ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो उसमें साल्ट मिला रहता है। बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर वो स्टोन बन गए तो। कारण यहाँ पे फिर वो जो पतली सी पाइप है उसमें हो सकता है वो जाके जाम हो जाए, जिससे हमारा पूरा लिवर ही फेल हो जाए। इसलिए हमारे लिए गाल ब्लैडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसोफेगस के कंफ्यूजन के बारे में। इसोफेगस का क्या कंफ्यूजन होता है? तो देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि इसोफेगस को ओ एसोफेगस लिखे या ई एसोफेगस लिखे। कारण कहीं पे ये आपके टीचर बताएंगे, कुछ स्कूल में बताया जाता है कि ई एसओ PHA GUS और कहीं पे होता है ओ एसओ PHA GUS। तो आप ध्यान दीजिए, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, दोनों का अपना अलग अलग फोनेटिक्स, अपना अलग अलग वर्ड्स, सब कुछ अलग अलग होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों सेम ही है। कहीं पे कुछ भी पूछ लिया जाए, ये दोनों सेम ही होते हैं। और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है, मैंने ये नहीं पढ़ा क्योंकि इससे ज्यादा तो मैंने अभी तक आपको बता ही दिया। The mouth
and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. फूड जो होता है वो हम माउथ से लेते हैं और माउथ से वो इसोफेगस में जाता है, जहाँ से आगे स्टोमक से डाइजेशन हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम जो अंदर की ओर में जाता है जिससे फूड, उसे हम इंजेशन कहते हैं। इसमें माउथ में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सलाइवा, टीथ ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। Inside of a mouth, the food is cut by the teeth, which break the food into small pieces. अब टीथ जो होते हैं उनका काम होता है टीयरिंग, कटिंग, च्यूइंग एक्सेट्रा। हमारे पास 4 टाइप के टीथ होते हैं, लेकिन उससे पहले ये टीथ जो होते हैं वो गम से चिपके हुए रहते हैं हमारे माउथ से। वो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि उनके रूट में गम्स लगा होता है और ये सबके मुंह में होता है। अब 4 टाइप के जो टीथ होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का सिर्फ शेप चेंज होता है, वो दोनों एक दूसरे का ही सेम काम करते हैं लगभग। वहीं अगर कैनाइन्स की बात करें तो किसी चीज़ को टीयर करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे टाइगर जो है फ्लैश, जो डियर का, जेब्रा का फ्लैश रहता है उसको कैनाइन्स की मदद से टीयर करता है। इंसीजर्स का काम मेनली किसी चीज़ को च्यू करना है, बाइट करना है, ये सब का काम मेन इंसीजर्स का रहता है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स एकदम च्यू करते हैं उसको अच्छे से ताकि उसको एकदम सॉफ्ट किया जा सके। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से है। इसमें आगे के जो टीथ होते हैं उन्हें हम इंसीजर्स बोलते हैं। उसके बाद फिर ए पेयर ऑफ कैनाइन्स रहते हैं ऊपर नीचे जो कि टीयरिंग का काम करते हैं और ये बहुत नुकीले होते हैं। आप भी अपने दांत में देखिएगा, आपके पास कैनाइन होगा जो कि बहुत नुकीले होते हैं। और उसके पीछे प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं। ये तो हो गई डायग्राम की बात। अब ये सब टीथ में भी एक सेकंड टाइप होता है जो कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हम सबसे पहले जानेंगे मिल्क टीथ को। मिल्क टीथ जो होते हैं वो जब हम छोटे होते हैं एट द एज ऑफ 6 months 1 year इसमें ग्रो करते हैं ताकि उस टाइम हम खा सके, कारण हम हमेशा मिल्क पे ही तो नहीं ना रह सकते और ये मिल्क के हेल्प से ग्रो करते हैं, इसीलिए हम इसे मिल्क टीथ कहते हैं। वही 6 से 8 ईयर्स की एज या 10 ईयर्स की एज तक में सारे मिल्क टीथ जो है वो टूटने लगते हैं और उनकी जगह में एक नए टीथ ग्रो होते हैं जिनका नाम है परमानेंट टीथ। ये जो है डेथ तक रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको सुबह ब्रश नहीं करते हैं, मान लीजिए इन पे कीड़े लग गए और ये टूट गए, तो इसके बाद टीथ का ग्रो करना बहुत रेयर है। उसके बाद टीथ जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली बैक्टीरिया, बहुत सारे इतने बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं जितने कि आज तक की वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन नहीं है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि सुबह शाम ब्रश करें, क्योंकि सब इनमें हार्मफुल नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद टीथ को ब्रश ना करें तो हो सकता है कि नए बैक्टीरिया ग्रो करें। साथ ही साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उनको मेनली स्वीट थिंग्स पसंद रहती है, जिसके कारण कि अगर मान लीजिए आप चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद फिर आप ब्रश नहीं करते हैं टीथ, तो जो हमारे दांत में थोड़ा बहुत मीठा फंसा रह जाता है, जिसके कारण कि बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं और हमारे अब वो एसिड्स छोड़ते हैं, जिससे कि एसिड से हमारे जो दांत रहते हैं उनको डैमेज होता है और टूथ डिके हो जाता है। यही एसिड से हमें ग्रेजुअली भी टूथ डिके हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर हमारे टीथ नहीं होंगे तो हमारा नया टीथ ग्रो करना बहुत रेयर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके से हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो ये तो आप सबको पता होगा कि हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए।
अगर आप 2 टाइम ब्रश नहीं करते हैं तो आपको कम से कम 1 टाइम तो ब्रश करना ही चाहिए। और अनवॉश थिंग्स, जैसे मान लीजिए आपको कोई एप्पल, कहीं पेड़ के पास में आपने एप्पल तोड़ा, तो इसका ऐसा नहीं कि वहाँ पे ही आप खा लेंगे, उसको पहले आप अच्छे से क्लीन करिए, उसका अगर हो सके तो कवर निकाल लीजिए, जिससे कि वो क्या उसके बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाए। और एक्सेस ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये सबको हमें अवॉइड करना है, कारण हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि वो बैक्टीरिया तो उसी समय आ जाए, इसीलिए हमें एक्सेस स्वीट्स, चॉकलेट, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसोफेगस की तरफ में, जो कि इंजेक्शन का लास्ट पार्ट है। इसोफेगस में मेनली एलिमेंट्री कैनाल, लोअर इसोफेगल स्पिंचर, अपर इसोफेगल स्पिंचर, ये सब होता है। इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जहाँ पे पेरिस्टलेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसेस आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे मसल्स जो है वो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ हमारे फूड को स्मूथली अंदर घुसाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मान लीजिए स्पेस में गए, स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं होता है, तो स्पेस में हमें हमारा फूड अंदर कैसे जाता है, इसके लिए हमारे बॉडी में पेरिस्टलेसिस होता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बर्ड्स में ये प्रोसेस नहीं होता है। वो बर्ड्स 90% जो बर्ड्स होते हैं उनके पास ये खूबी नहीं होती है कि वो पेरिस्टलेसिस करें, इसलिए वो वैक्यूम में नहीं रह वो बिना ग्रेविटी के नहीं रह सकते हैं। अब उसके बाद आता है स्टोमक। स्टोमक जो है फ्लैटेंड जे, यह यू शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक बैग जैसा लगता है। आपने बहुत जगह डायग्राम्स में भी देखा होगा कि एक फ्लैटेंड यू या जे जैसा लगता है। और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, और यहाँ पे पेरिस्टलेसिस भी होता है। और ये जो पहले जो हमने पढ़ा वो इंजेक्शन में आता था, यानी वो प्रोसेस जिससे हमारा फूड अंदर आता है, वही ये जो है डाइजेशन में आता है, जहाँ पर हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे एकदम सॉफ्टन हो जाता है ताकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब कर सके, ये एब्जॉर्बेबल हो। इसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, वो हो गए कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक्स। इस सब का अलग अलग पार्ट रहता है, काम रहता है, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे। और इसमें मेनली 5 टाइप के सेल्स होते हैं, जिनमें कुछ के नाम है पेराइटल सेल्स, जी सेल्स, चीफ सेल्स एक्सेट्रा। जैसे पेराइटल सेल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, वैसे ही इसमें म्यूकस भी बनता है। म्यूकस क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत एसिडिक होता है। और हमारे जो स्टमक होता है उसका 1.2 तक पीएच वैल्यू चला जाता है, जिसके कारण हमारे सेल्स वहाँ पे नहीं रह सकते, उन्हें रहने के लिए प्रोटेक्टिव सील चाहिए होता है। तो यहाँ पे आता है म्यूकस। जैसे हम आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर ऑयलिंग, ग्रीजिंग ये सब करते हैं, वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर में एक नेचुरल चीज जिसका नाम है म्यूकस, ये एकदम चिपचिपा होता है। और ये आपके नोज यानी नाजल कैविटी, इसमें भी जो चिपचिपा सा सब्सटेंस रहता है, इसे हम म्यूकस बोलते हैं। ये जो है एसिड से हमारे सेल्स को बचाता है, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया को इंटर करने से भी रोकता है। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे ही नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ में। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जीजेनम एंड इलियम। सबसे पहले हम डिओडेनम की बात करते हैं। डिओडेनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए एक टाइप से भगवान है। बिना डिओडेनम के हम फैट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिओडेनम जो है फैट को इमल्सिफाइड करता है। अब आप हो चुके हैं कंफ्यूज, आपको लग रहा होगा कि इमल्सिफिकेशन होता क्या है। तो इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जो कि डिओडेनम में होता है, जिसमें हमारे लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पीसेस में बांटा जाता है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं अभी समझाता हूँ। आप देखिए, रोटी लेते हैं, दिन में आप रोटी खाते हैं, आप क्या करते हैं कि रोटी को पूरे एक ही बार में मुंह में डाल देते हैं,
ऐसा तो नहीं होता। हमारे मुंह का भी एक फिक्स साइज है, एक ही बार में आप पूरा नहीं डाल सकते, उसको स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में आप तोड़ तोड़ के खाते हैं। इसको हम अगर यही आप फैट्स के साथ करते हैं तो इसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मेनली 7 मीटर्स टू 7.5 मीटर्स लंबा रहता है मेनली, और इसमें जो है ये जो है एब्जॉर्प्शन का इसका मेन काम रहता है और इमल्सिफिकेशन का। इलियम का कोई उतना काम नहीं है, वो बस कोलन में ट्रांसफर करता है। जो भी हमारा यहाँ से एब्जॉर्ब होके जाता है वो कोलन में ट्रांसफर करता है। कोलन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिओडेनम के बाद जीजेनम। जीजेनम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक, लगभग 1 मिलीमीटर लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका नाम विराई होता है, एकदम वो बाल जैसे लगते हैं, वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कारण जो हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको हमें एब्जॉर्ब भी तो करना होता है, तभी तो हमें उससे कुछ फायदा होगा। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे पेट में एब्जॉर्प्शन होता है। अब तक हमने पढ़ा 3 प्रोसेस के बारे में, इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी 2 और बचे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको वो दोनों प्रोसेस भी पता चल जाए। अब हम देख लेते हैं इस कुछ ग्लैंड्स के बारे में, या जो भी बाइल जूस होता है। बाइल जूस होता क्या है? तो हमारे बॉडी में एक लिवर नाम का ऑर्गन रहता है जो कि रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। वैसे ही हमारे बॉडी में पैनिक्रियाज भी होते हैं और बहुत सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। उनमें से हम सबसे पहले जानेंगे लिवर के बारे में। लिवर एक ऐसा पार्ट है जो कि रेडिश ब्राउन इन कलर होता है और साथ ही साथ उससे बाइल जूस सेक्रीट होता है, और उसमें गॉल ब्लैडर भी होता है जहाँ पे जितने बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बाइल जूस जो होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है। हमारे पेट में उसके लिए बहुत वैल्यू है क्योंकि वो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ पैनिक्रियाज से भी पैनिक्रियाटिक जूस बनता है जो कि हमारे पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर स्टोन होने के भी चांसेस रहते हैं, जिसको कि आप अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बाइल जूस जो होता है वो फैट्स के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पैनिक्रियाज जो होते हैं वो एक लार्ज क्रीम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रीम लाइक ग्लैंड होते हैं, जिससे पैनिक्रियाटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स में को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन्स का दूसरा नाम होता है एमिनो एसिड्स। ध्यान रखिएगा, एमिनो एसिड्स और फैट को फैटी एसिड्स। विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं इन्हीं में एब्जॉर्प्शन होता है, और ये सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 90% ऑफ द फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो 1.5 मीटर लंबा लेंथ में होता है, और इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसीलिए है क्योंकि लार्ज इन साइज रहता है। ये और सब चीजों से बहुत लार्ज होता है। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, मेनली इसके 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 है असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ये 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चौथा होता है एक अपेंडिक्स, जो एक छोटा सा धागा रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, वो असली का एक पार्ट होता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। उसको हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे, उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबा, जैसा अभी मैंने आपको बताया। इसका काम एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में वही प्रोसेस होती है, लेकिन इसमें जो है वाटर और जो बचे हुए मिनरल्स जो कि 10% बनाते हैं फूड का, वो एब्जॉर्ब होते हैं। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बच जाते हैं ये सब भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं ताकि हमारी बॉडी उसे यूज कर सके।
इनके बहुत सारे फॉल्स आर्म रहते हैं जिनको हम सीरोपोडियम के नाम से जानते हैं। ये जहाँ भी अपना फूड मटेरियल देखते हैं उसी तरफ में अपना सीरोपोडियम बना देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका ये जो आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस है। यहाँ बाहर में बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हैं, ये वाला फूड का पार्टिकल है, ये मत समझिएगा। और साथ ही साथ इसमें फूड वैक्यूल्स होते हैं ताकि उसमें फूड पार्टिकल में अगर कोई भी हार्मफुल चीज हो तो वो डायरेक्ट उसमें टच ना हो, इसलिए इसमें फूड वैक्यूल्स भी रहते हैं तैयार। अब हम देख लेते हैं ये फूड हमारा आ रहा है। फूड फॉल्स आर्म के अंदर में फंस जाता है और फंसने के बाद ये अंदर फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है। बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है फूड वैक्यूल में, जिससे कि ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है और इससे सारा न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद ये जो इसे बाहर में एक्सक्रीट कर देता है। इसमें जो है बहुत सारे बबल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें हम फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, जिसके अंदर में जो भी फूड रहता है वो पुष्ट हो जाता है। अब हमने इतना बड़ा टेक्स्ट इतने कम टाइम में कवर कर दिया है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स आर। तो ह्यूमन्स जो होते हैं उनमें मेन 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, और वो है इंजेशन जिससे हमारा फूड अंदर जाता है, डाइजेशन जिसमें डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है सारा फूड, एसिमिलेशन जहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, और इजेशन जिसमें हमारा फूड बाहर निकाला जाता है। बी है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर। लिवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, जो कि रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। अब नेक्स्ट है द स्टोमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेज वी कैन से विच एक्ट ऑन फूड। डाइजेशन जो प्रोसेस होते हैं उसमें डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड। तो इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उन्हें हम विलाई कहते हैं। आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर अबाउट 1 मिलीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोइबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल रहता है जिसके अंदर बाहर से आया हुआ फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन फूड जो होता है वो रहता है, और उसके अंदर उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके वहीं से उसको फिर फेंक दिया जाता है ताकि वो इजेशन हो जाए। नेक्स्ट है मार्क T फॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F फॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर यह स्टेटमेंट ट्रू होगा तो T हमें देना है और अगर फॉल्स होगा तो F। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टोमक। ये बिल्कुल फॉल्स होगा क्योंकि डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ से। वहीं अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ये ट्रू है, टंग जो है टेस्ट भी करता है और उसको फूड को मिक्स करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर्स बाइल। ये भी एकदम ट्रू है, कारण गॉल ब्लैडर में वो बाइल जूस हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो हमें यूज करना होता है, इसलिए उसको टेम्पोरली वहाँ पे स्टोर किया जाता है, कारण जब उसका यूज होगा तो उसे हम वहाँ से एक्सक्रीट करके उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास into their mouth and chew it for some time। ये बिल्कुल सही है और इसे हम rumination नाम की प्रोसेस से जानते हैं, so this is true। Next, tick mark the correct answer in each of the following। हमें यहाँ टिक मार्क करना है अगर जो भी सही आंसर है उसके लिए। Fat is completely digested in the stomach, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दिया गया है कि फैट कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, तो फैट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे, वो स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, तो नहीं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स
जो कि हमने जाना, वो डिओडेनम, जो कि एक जहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्ट्स में बनाया जाता है, वहां पे डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज from the undigested food and is absorbed mainly in the stomach, food pipe, small intestine and large intestine। तो हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन में वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक स्पेशल पार्ट चाहिए होता है जिसका नाम कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया गया है, उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होंगे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, यानी फूड कंपोनेंट्स डाइजेशन के एक प्रोडक्ट हैं। वही अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो एक टाइप के शुगर होते हैं, और प्रोटीन का आप जानते हैं एमिनो एसिड्स, और फैट वैसे ही फैटी एसिड्स होते हैं, और फैटी एसिड्स का दूसरा नाम ग्लाइसेरॉल भी होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर विलाई, विलाई होते क्या है? तो इसका आंसर होगा विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर फाउंड इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर थाउजेंड्स इन नंबर। एंड व्हाट आर देयर लोकेशन एंड फंक्शन, ये तो हमने जान लिया कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। एंड देयर फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर एंड मोर फूड शुड बी एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द बाइल जूस प्रोड्यूस्ड, बाइल हमारा प्रोड्यूस कहाँ होता है? अब याद करिए, हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, और बाइल जूस जो है वो बनाया जाता है लिवर में। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड कैन डू इट माइटोसिस। अब विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, अब ये कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है? तो इसका हमने हिंदी में देख लिया, इसका इंग्लिश में आंसर होगा बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, glycerol or fatty acids we can say। Next question है, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants। एक मिनट रुकिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ruminants से सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, और उसका नाम है सेल्यूलोज, जिसको ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसका हमें रीजन भी देना है। तो देखिए, सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminants but not by humans। Ruminants have large sac-like structure in between of small intestine and large intestine, और इसी sac-like structure में बहुत बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि इनके सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और यही बैक्टीरियाज ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। हमारे जो कोलन होता है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो कि इसे डाइजेस्ट कर सके, इसलिए हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और रूमिनेंट्स इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। Why do we get instant energy from glucose? अब आप ये सोचिए, आप कहीं पर दौड़े, वहां मैराथन आपने की, उसमें आप फर्स्ट आए, लेकिन आप जब थक जाते हैं तो आपको ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? तो इसका कारण है क्योंकि ग्लूकोज जो है उसमें इंस्टेंट एनर्जी इसीलिए मिलती है क्योंकि वो एक सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज इजीली ब्रेक्स डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है जल्दी ब्रेक हो जाता है। अब ये क्यों ब्रेक होता है? क्योंकि ये सिंपलर सब्सटेंस है। दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को पहले हमें सिंपलर फॉर्म में बनाना पड़ता है, तब जाके वो एब्जॉर्ब होते हैं, फिर हमारे सेल्स में पहुंचते हैं। लेकिन ये जो पहले से ही सिंपलर फॉर्म में होता है, जी हाँ, ये पहले से ही सिंपलर फॉर्म में होता है, जिसके कारण ये जो है जल्दी ब्रेक हो जाता है और हमें इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? अब हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन कहाँ
इंटेस्टाइन, इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है च्यूइंग ऑफ फूड। च्यू कहाँ करते हैं? जब इंजेशन प्रोसेस में हम च्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माउथ से। माउथ में हम च्यूइंग प्रोसेस करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा माउथ। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं उसको हम किल कैसे करते हैं? फूड से अलग कैसे करते हैं? तो उसको हम डाइजेस्ट करते टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सबसे किल करते हैं, इसलिए ये होगा स्टमक। एंड नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ हो जाता है? तो कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और बाकी जो हम पानी पीते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है, और उसके बाद फिर यूरिटस से फिर वो बाहर निकल जाता है अलग रास्ते से। फॉर्मेशन ऑफ फेसेज, ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एमोइबा एंड ह्यूमन्स। हमें न्यूट्रिशन इन एमोइबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स के बीच का एक डिफरेंस और एक सिमिलैरिटी बताना है। तो सबसे बड़ा सिमिलैरिटी जो कि एमोइबा एंड ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में होगा कि एमोइबा के फूड वैक्यूल्स जो रहते हैं उसमें डाइजेस्टिव जूसेज सेक्रीट किए जाते हैं, वहीं ह्यूमन्स में स्टमक रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेज सेक्रीट किए जाते हैं। वहीं अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो एमोइबा जो होता है वो एक फॉल्स आर्म से अपना फूड कैप्चर करता है, वहीं ह्यूमन्स जो होते हैं वो अपने माउथ से च्यू करके न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते टेक करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में दिए गए आइटम्स जो है जैसे ए बी सी डी ये सबको हमें मैच करना है। देखिए सबसे पहले होगा सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से क्या हो सकता है? बाइल जूस तो सेक्रीट होता नहीं, कारण वो लिवर से होता है। फिर स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी नहीं होता है। सलाइवा सेक्रीशन, हाँ सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रीशन होता है। और स्टोमक से एसिड रिलीज होता है, और लिवर से तो बाइल जूस सेक्रीशन होता ही है। रेक्टम जो है अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सब कुछ। वही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स लाइक ग्रास एक्सेट्रा? डिस्कस। हमें ये बताना है कि हम सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास ये सब पे क्या जिंदा रह सकते हैं? वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप, यानी जो ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं उस पर ही हम डिपेंड करते हैं। जितना भी हमारा फूड चेन है सब ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉप से ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी नॉनवेज खाता है तो उसके लिए जो नॉनवेज खाता है हो सकता है या तो वो जानवर ऑटोट्रॉप्स पे जिंदा रहेगा, नहीं तो दूसरे एनिमल्स पे, और जो भी एनिमल्स पे वो जिंदा रहता है कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो कि वो ग्रास खाए, और जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसी पे सब जिंदा रहते हैं। इसीलिए और हम लोग भी जैसे हम लोग वेजिटेरियन अगर हैं तो वेज खाते हैं हम लोग, और वेज कहाँ से आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, प्लांट्स से। इसीलिए हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसी पे डिपेंडेंट है। लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास ये सब पे ही हम डिपेंडेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे फैलाना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए